हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस की क्लास कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यानी आप सभी जानते हैं कि साइंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ग्रुप डी एग्जाम के अंदर। तो जैसे कि ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, तो इन सब के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू रोजगार विद रमेश। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे कि वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है। यानी जितनी भी अक्रिय गैस होती है उनके बारे में बताना है कि उनके अंदर से ऐसी कौन सी गैस है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है। तो उसके आंसर दीजिए, तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रिक होती है, हेना, नीना और करीना एक्सेस की रानी है। यानी जो ये दिख रहे ना, नाम दिख रहे ना, हेना, नीना, यानी क्रिप्टॉन हो गया, जियोन हो गया, रेडोन हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब क्या है? ये सब अक्रिय गैस होती हैं। पर हमें वो बताना जो स्थायी नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक गैस जो स्थायी नहीं, कौन सी? जिनोन। क्लियर हो गया? यानी ये अक्रिय गैस होते हुए भी स्थायी नहीं है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये ना, इस गैस के अंदर जो है ना कोई अभिक्रिया नहीं है, मतलब कभी ये भाग ही नहीं लेती किसी अभिक्रिया के अंदर। बाकी हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडोन हो गया, ये सब हमेशा अभिक्रिया करते हैं। लेकिन जो जिनोन होता है वो कभी अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसके 160 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें जरूर देखना। अब आता है नेक्स्ट, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में आपको बताना होगा। तो इसमें कौन सा कमेंट इसका सही होगा, तो तुरंत आंसर कर दीजिए कि क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो वो कहाँ पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? जैसे कि ना, कि द्रव में पाई जाती है, केंद्रक में, केंद्रिका में, भित्ति में। तो कहाँ पाई जाती है? तो क्या है फ्रेंड्स, है कोशिका द्रव में पाए जाने वाला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया? यानी ये कोशिकाओं को ऊर्जा देने का काम करता है। समझ में आ गया? यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में डिपेंड करता है। जैसे कि ना, ये पूरी गतिविधियों को कंट्रोल करेगा, कोशिका की मृत्यु तय करता है, सारे जो मतलब कि बॉडी के जो कामकाज होते हैं ना, उन सब पे ध्यान रखने का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? एग्जाम में पूछते हैं कि पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो बताइए, जो पौधे के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा ऐसा रूप में है जिसको सबसे इंपॉर्टेंट होता है पौधे में प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो आप सभी जानते हैं पौधे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो होता है मुख्य रूप से राइबोस। क्लियर हो गया? लेकिन जो राइबोम्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, तो किसके द्वारा होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया है कि हम पेड़ होता है उसकी जड़ों में पानी डालते हैं और पूरे मतलब पेड़ की मतलब अच्छे से वृद्धि हो जाती है। क्लियर हो गया? यानी जड़ इंपॉर्टेंट, यानी जो कैसे होता है, ऑप्शन नंबर ए, पौधे के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है वो जड़ के द्वारा स्टार्ट होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के दाने में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जो हम गेहूं की रोटियां खाते हैं इसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा फ्रेंड्स, वो ग्लूटीन। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के दाने के अंदर ग्लूटीन पाया जाता है, जो कि ग्लाइडिन या फिर ग्लूटीन नाम से दो प्रमुख रूप से जो प्रोटीन होते हैं उसमें स्राव होते हैं। अब देखिए ग्लूटीन क्या है, ग्लूटीन गेहूं, जौ, राइस जैसे कि अनाजों में पाया जाता है, जो कि एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है। समझ में आ गया? जब हम गेहूं के आटे में पानी मिलाकर मतलब कि आटा लगाते हैं तो ये जो हार्मोन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो आपस में जुड़कर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि खाना खाते हैं हम कैसे एनर्जी मिलती है। समझ में आ गया कि आटे के अंदर जैसे हम पानी मिलाते हैं ना, तो उसमें सारे प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं, तब अच्छे से ये काम करते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। अब आता है नेक्स्ट, विभव परवणता क्या होती है। तो बताइए कि मात्रा क्या होता है, तो इसका क्या होना चाहिए इसका आंसर। जो विभव परवणता होती है कुलाम, ओम, सेमी, वोल्ट, सेमी, तो क्या होता है, तो फ्रेंड्स होता है वोल्ट मीटर या फिर वोल्ट सेमी। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करने का एक तरीका होता है जो कि प्रति इकाई दूरी पर विभव को में चेंजमेंट करता रहता है। इसकी परिभाषा कैसी हो जाएगी, विभव परांतर में विभव परिवर्तन की दूरी और परिवर्तन अनुपात के बराबर होती है। इसका मतलब समझ में आ गया?
इसमें क्या जो विभव का जो वोल्ट मात्रा होता है ना, और दूरी इसमें मतलब कि अलग अलग प्रकार से, मतलब कभी कभी सेम होती है, कभी कभी इसमें अलग प्रकार से होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो बताइए, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो योग होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसका भी एक स्पेशल नाम होता है। तो देखिए, क्वांटम संख्या हो गई, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, फिर एग्रीगेट संख्या। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या बोलता है? द्रव्यमान की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में प्राप्त होता है? यानी आपने टीवी एड में काफी सुना होगा कि निकोटीन हो गया, तो मतलब कि किसके लिए यूज किया जाता है? तो क्या है, तंबाकू, यानी जो सिगरेट पीते हैं ना उसको छोड़ने के लिए इसको निकोटिन की टैबलेट आती है वो यूज की जाती है, काफी इसके ऐड भी आते हैं। तो किसमें पाया जाता है? तंबाकू के जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को बोला जाता है निकोटीन। समझ में आ गया? यानी तंबाकू का जो पौधा होता है इसके अंदर पाया जाता है निकोटीन, जो कि इसकी पत्तियों के ऊपर होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग विशेष किस वर्ग के जीवाणु द्वारा होता है? यानी आप सभी से सुना होगा पोलियो रोग, जो कि बहुत ही भयंकर होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? तो बताना है कि देखो, विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से। बताइए, ये जो पोलियो वायरस है किससे होता है? विषाणु से, यानी ऑप्शन नंबर जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना होगा कि जो पोलियो वायरस जो कारण क्या होता है, एक एंटीवायरस होता है जो मतलब कि ऐसे व्यक्ति को संकेत होके, जैसे कि दूषित जल हो गया, पानी निकलने में दिक्कत होगी, मुंह में मतलब कि ना छूने से फैलने वाला रोग होता है, कभी कभी मतलब कि ना इस प्रकार खांसते टाइम, छींकते टाइम, इसके जो मतलब रोग होते हैं ना, वायरस होता है, वो तुरंत फैल जाते हैं। क्लियर हो गया? नहीं, एक तरह से ना धीरे धीरे अंदर के अंदर ना कि उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे ना, अकड़न सी आ जाएगी, फिर धीरे धीरे उसके जो बॉडी के जो पार्ट होते हैं ना, अंदर के जो पार्ट होते हैं वो भी काम करना छोड़ देते हैं। ये इतना भयानक वायरस होता है, तभी तो इसकी मतलब हर मंथ टीके लगाए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो बताइए, कौन से पौधे के ऊपर की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं? आलू, टमाटर, मक्का या फिर मटर? तो किसमें पाई जाती है? तो आप एक बार आलू का पौधा उखाड़ के देखना, टमाटर का, मक्का का और मटर का, तो आप नोटिस करेंगे कि मटर का जो पौधा होता है उसके अंदर राइबोसोम जीवाणु पाए जाते हैं, यानी जड़ ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, हरे पौधों में प्रकाश द्वारा जो संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो CO2 के थ्रू होती है, यानी पानी और CO2 से। तो वो किस किस के अंदर होती है? तो किस में होती है? पहला नाम आता है कार्बन का, कि पहले कार्बन में होती है, तो सब में कार्बन है तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आता है ऑक्सीजन के अंदर होती है। अब एक समझ में आ गई कि देखो, जिसके अंदर ये और ये, इन दोनों में से एक सही होगा। अब कुछ और पढ़ते हैं। फिर होता है हाइड्रोजन, इनके अंदर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, COH, यानी COH कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, टाइफाइड या फिर पेचिस रोग फैलते हैं, तो बताइए कि जो टाइफाइड या फिर पेचिस रोग फैलते हैं वो किसकी वजह से फैलते हैं? तो क्या होता है? दूषित भोजन, पेय, मतलब दूषित पानी हो गया, खाने पीने का आइटम हो गया, जो जिसके अंदर बैक्टीरिया फैल चुके हैं, यानी आपने ऐसा खाना खा लिया जो मतलब कि सड़ा गला है, दूषित हो चुका है, बेकार हो चुका है, अगर वो आपने खा लिया तो आपको मतलब कि टाइफाइड या फिर पेचिस रोग हो सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम हो जाएगा, जल प्रदूषण से। समझ में आ गया? यानी मतलब कि दूषित पानी हो गया, खाना हो गया, जैसे इसमें ना अलग जैसे ना पित्ताशय की प्रॉब्लम हो जाएगी, यकृत की, लिली की, और शरीर के जो अन्य भाग होते हैं ना वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएंगे। समझ में आया किस प्रकार से घातक होता है ये? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा CU पौधा होता है? तो बताइए कमेंट के अंदर कि जो CU पौधा होता है वो कौन सा होता है? C4 या फिर CU बोल सकते हैं। तो बताइए, C4 मतलब कि प्रकाश संश्लेषण तत्व। तो बताइए, जो C4 तत्व होते हैं, पौधे होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? मटर, नारियल, मक्का या फिर पीपल? तो देखिए फ्रेंड्स, ये होते हैं 3 प्रकार के पौधे जो C4 के नाम से जाने जाते हैं। पहला आता है मक्का, फिर आता है गन्ना, और फिर आता है ज्वार। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या है? मक्का। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम हो जाएगा राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि मक्का, गन्ना और ज्वार में होता है और किसी में नहीं होता। समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है समुद्री घोड़ा है, एक वर्ड आ गया समुद्री घोड़ा, तो क्या है? एक समुद्री स्तनधारी है, मछली है, कोरल पौधा है, फिर समुद्री शैवाल है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? समुद्री घोड़ा एक तरह की मछली होती है।
क्लियर हो गया। जो बिल्कुल घोड़े के सिर की तरह दिखती है और पानी के अंदर रहती है। क्लियर हो गया, जिसको समुद्री घोड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसके शेप होती है वो मछली जैसी होती है, जो कि पाइप फिश से मतलब बिल्कुल मिलती जुलती रहती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन चट्टान पे अंकित होने वाले जीवों के जो है अभिचिन्ह है उसको क्या कहते हैं? तो बताइए। यानी जितनी मतलब कि पुरानी चट्टान हो गई, पृथ्वी की सतह हो गई, मतलब कि आपको कुछ कहीं कहीं जाते ना कि कोई पुरानी बिल्डिंग होती है, मतलब पुरानी इमारत समझ सकते हैं आप, तो वहाँ पे कुछ आपको निशान मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं जीवाश्म। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम हो जाएगा राइट आंसर। उनको बोला जाएगा जीवाश्म। तो क्या होते हैं? पृथ्वी पर कभी भी जीवित रहे इंसान, मतलब कि पहले के टाइम पर जो इंसान थे उन लोगों के द्वारा मतलब कि कुछ निशान बनाए गए थे, वो जो हम देख रहे हैं उसको बोला जाएगा जीवाश्म। क्लियर हो गया, यानी उनके अवशेष प्राप्त होना, जो कि निशान वो छोड़ के चले गए हैं ना, वो हमें प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जीवाश्म होते हैं। जो जीव मर जाता है जो सही होता है, जैसे कि हड्डी खोल दांत होते हैं ना, उसको हम जीवाश्म बोलते हैं। तो ऐसे बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? तो साइंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो अंडे देता है? तो बताइए, कंगारू, चूहा, चमगादड़, डकविल। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये होता है डकविल। क्लियर हो गया। यानी देखिए, सरीसृप भी होते हैं, उभयचर भी होते हैं, मछलियां भी होती हैं, कुछ स्तनधारी भी होते हैं। पक्षी की बात की जाए क्या हो जाएगा? पक्षी में आता है कि मुर्गी, कबूतर, बतख, ये होते हैं पक्षी के अंदर। जो डकविल होता है इसका हो जाएगा राइट आंसर। सरीसृप की बात की जाए तो सांप, कछुआ, छिपकली। उभयचर की बात की जाए तो मेंढक और सैलामेंडर अंडे देते हैं। और मछली की बात करें तो अधिकांश मछलियां अंडे ही देती हैं। और स्तनधारी की बात की जाए तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो सभी जब इसमें अंडे देते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांससोनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? पैरानोनियम तत्व क्या होते हैं? तो क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये ऐसे तत्व होते हैं जिनका मतलब कि परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, तो उसको बोलते हैं प्राणुनियम तत्व, यानी टेरासोनिक एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। यानी जिनके तत्व मतलब कि परमाणु क्रमांक अधिक होते हैं। अब आता है नेक्स्ट, वायुमंडल में दाब होने से परिवर्तन को मापते हैं। तो बताइए कि वायुमंडल में दाब होने से जो मतलब चेंजमेंट होता है उसको किस प्रकार से नापते हैं? तो किससे मापेंगे? बैरोमीटर से। यानी ऑप्शन नंबर जो सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बैरोग्राफ है और यहाँ पे बैरोमीटर है। आपको पता है कि बैरोमीटर ही होगा, लेकिन जल्दबाजी में हम गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। जो बैरोमीटर होता है वो वायुमंडल में दबाव को मिलाकर मापा जाता है। जैसे कि ना बैरोमीटर के अंदर मापा गया दाब होता है ना, उसको बैरोमेट्रिक दबाव भी कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल वातावरण में वायु दाब में यानी मापने के लिए किया जाता है। क्लियर होगा। अब आता है नेक्स्ट, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए किस उपकरण यंत्र का कहते हैं? तो बताइए। तो मतलब कि जो गाड़ियां लंबे लंबे रूट तक जाती हैं उनके इंजन गर्म होते हैं, उसको ठंडा करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। यानी इसको हीट मतलब इंजन कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं। और ये जैसे कि लंबे टूर पर जो गाड़ियां जाती हैं उनको ठंडा रखने के काम आता है। यानी एक ऐसी तकनीक होती है जिसके अंदर मतलब कि इंजन चाहे कितना भी गर्म हो जाए उसको ठंडा कर रखने का काम करेंगे। समझ में आता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे घातक रोग है? तो चेचक, पोलियो, मलेरिया या फिर एड्स। तो इनमें से घातक कौन जाएगा? एड्स रोग। तो कल मैंने आपको बताया था कि एड्स रोग क्या होता है? ह्यूमनो इन्फ्लुएंजा वायरस सिंड्रोम। समझ में आ गया। यानी एक ऐसा होता है कि ऐसा वायरस होता है जिसका मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जिसका मतलब कि बहुत ही घातक बीमारी होती है। सबसे घातक यही होती है। यानी एक ऐसी बीमारी होती है मतलब कि छूने से फैलने वाली बीमारी इसको बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट, पौधों में श्वसन होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें श्वसन क्रिया कैसे होती है? जैसे मनुष्य सांस लेकर मतलब लेने से सांस लेता है, उसी प्रकार से पौधे भी लेते हैं। तो पौधे किस प्रकार से लेते हैं? तो पौधे के अंदर श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों में होती है। क्लियर हो गया। यानी समझ में आया। ऑप्शन नंबर डी एकदम हो जाएगा राइट। दिन और रात दोनों में होती है, लेकिन मोस्टली रात के अंदर ज्यादा होती है। समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि दिन के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, इसकी वजह से जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तब पौधे सांस लेते हैं। यानी क्या होते हैं कि वो CO2 को तो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। समझ में आ गया। यानी CO2 को ग्रहण करेंगे और O2 को छोड़ देते हैं। और ये क्रिया मोस्टली रात को होती है, लेकिन कभी कभार दिन में भी होती है। जब धूप नहीं होती तो दिन में भी होता है, लेकिन रात के अंदर मोस्टली होता है।
अब आता है नेक्स्ट, कृषि शास्त्र को किस उन्नत किया जाता है? तो बताइए, जो कृषि शास्त्र होता है, एग्रीकल्चर होता है, उसको कौन सा उन्नत करता है? पौधों और पशुओं में, फसल पौधों में, केवल पौधों के लिए या फिर केवल कृषि के लिए? तो बताइए किसको उन्नत करने के लिए यूज किया जाता है कृषि शास्त्र को? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी, और जिसने सही आंसर दिया उसका मैं नाम नेक्स्ट क्लास में लूंगी। तो बताइए कृषि शास्त्र किससे जुड़ा हुआ होता है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज अपना फीडबैक शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।